अगेंस्ट दी गॉड्स के एक और नए शानदार नॉवल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि यून चे ने डिवाइन एनवॉय का हल्का सा हाथ दबाया। साफ हड्डी शैटर होने की आवाज गूंज उठी। डिवाइन एनवॉय ने बहुत ही दर्दनाक चीख मारी और तुरंत घुटनों पर गिर गया। उसका लेफ्ट हाथ अपने राइट रिस्ट को कस के पकड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो यून चे की पकड़ से 1 इंच भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। दर्द इतना तेज था कि उसका चेहरा बिल्कुल यहां से वहां हो गया, माथा पसीने से भीग गया। वो कांपती हुई आवाज में पूछने लगा कि आखिर यून चे है कौन। आसपास के ग्रैंडवे क्लैन डिसाइपल्स की आत्मा तक डर से हिल गई। सु हाओरान, सु हेंग्यू और बाकी सब लोगों के चेहरों का रंग पहले ही उड़ चुका था। वो पीछे हटना चाहते थे, लेकिन उनके पैर इतने कांप रहे थे कि सीधा खड़े रहना भी मुश्किल लग रहा था। भागना तो बहुत दूर की बात थी। उनकी ये हालत सिर्फ शौक और डर की वजह से नहीं थी। यून चे की ऑरा उनके पूरे जिस्म पर एक ऐसे पहाड़ की तरह दाई हुई थी जिससे हिलना भी मुश्किल लग रहा था। एनवॉय के सवाल का जवाब देते हुए यून चे ने सिर्फ बहुत ही ठंडी बुरी सी मुस्कुराहट दी। अब आगे एक साथ कई 100 बार फटने की आवाज के साथ डिवाइन एनवॉय के पूरे राइट आर्म की सारी हड्डियां एक पल में तोड़ दी गई। उसने कसाई के हाथ में कट रही सुअर जैसी चीख मारी। पूरा जिस्म मरने वाले कीड़े की तरह झटके खाने लगा। पसीने की मोटे मोटे बूंदें पूरे जिस्म से बहने लगी। वो अपनी जान की भीख मांगने लगा। अपने इंस्टिंक्ट के अंडर डिवाइन एनवॉय बिल्कुल नीचा पड़ गया। उसके चेहरे पर सिर्फ डरा हुआ, भीख मांगता हुआ एक्सप्रेशन था। यून चे ने फिर भी उसका टूट चुका हाथ छोड़ा नहीं। यून चे ने ठंडी आवाज में बोला, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, सुलिंगर के बारे में जो कुछ भी तुम लोग जानते हो सब बताओ, वरना। डिवाइन एनवॉय ने दर्द से कांपते हुए सिर हिलाया, बोलने की कोशिश करते हुए। 6 घंटे पहले मुझे न्यूज मिली कि मिथिकल अबोर्ड माउंटेन रेंज में किसी ने एक लड़की को देखा जो शायद सुलिंगर हो सकती है। मुझे सिर्फ इतना ही पता है। अभी के लिए सुलिंगर के बारे में यही एक खबर है। मेरी जान छोड़ दो, मैं 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस का आदमी हूं। मेरी जान छोड़ दो। यह सुनते ही यून चे का जिस्म हल्का सा कांप गया। उसकी आंखों में एक हद से ज्यादा एक्साइटेड सी चमक आ गई। मिथिकल अबोर्ड माउंटेन रेंज कंट्री ऑफ सुपवेक के साउथ में, जो उसे सदर्न स्काई कंट्री से अलग करता था। वही माउंटेन रेंज जहां क्लाउड्स एंड क्लिफ था, जिसे साल पहले वो नीचे गिरा था। यून चे ने अपनी सांस को कंट्रोल में लाया, फिर पूछा कि क्या सुलिंगर को पकड़ने के लिए 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस के सारे लोग अभी मिथिकल अबोर्ड माउंटेन रेंज के आसपास ही जमा है। डिवाइन एनवॉय कांपते हुए हाँ में सिर हिलाया। यून चे की आंखों में और भी तेज लाइट चमक उठी। उसने हुक्म दिया कि एनवॉय तुरंत साउंड ट्रांसमिशन भेजकर अपने लोगों को बोले कि सुलिंगर का पीछा करना अभी के अभी बंद कर दे। डिवाइन एनवॉय की आंखें फैल गई। आह हीरो, आपको शायद ये बात नहीं पता, जो लोग सुलिंगर का पीछा कर रहे हैं वो सब हमारे डिवाइन पैलेस के एक एल्डर के ऑर्डर से गए हैं। मैं सिर्फ एक छोटे से हॉल का सीट हूं। मुझे सिर्फ यहां रुककर सु हेंगशान से पूछताछ करने को कहा गया था। मैं उनको कोई ऑर्डर दे ही नहीं सकता। उग। यून चे का एक्सप्रेशन एकदम से काला पड़ गया और टाइम बर्बाद न करते हुए उसने दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर अपना प्रोफाउंड हैंडल सीधा डिवाइन एनवॉय की सोल के अंदर घुसा दिया। डर और दर्द के नीचे एनवॉय का विल पहले ही टूट चुका था। उसकी सोल में रेसिस्ट करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। एक ही पल में उसका कॉन्शनेस यून चे के प्रोफाउंड हैंडल से घिरा गया। यून चे ने पिछले 1 महीने की उसकी सारी मेमोरीज तेजी से एक्सट्रैक्ट करना शुरू की। धीरे धीरे ग्रैंडवे क्लैन में जो कुछ हुआ था उसके सारे कारण और नतीजे उसके दिमाग में क्लियर होने लगे। ग्रैंडवे क्लैन लगभग 900 साल पुराना था। 600वें साल में एक एंसेस्टर जो सदर्न टेरिटरी की तरफ जा रहा था, उसे रास्ते में एक आदमी मिला जो बहुत बुरी हालत में मौत के बिल्कुल करीब था और लोग उसे शिकार की तरह चेस कर रहे थे। उसने उस आदमी को बचा तो लिया, लेकिन वो फिर भी बच नहीं पाया। मरने से पहले उस आदमी ने उस एंसेस्टर को एक पिच ब्लैक बॉक्स दे दिया। उस बॉक्स के अंदर एक चीज रखी थी जिसे कोइलिंग ड्रैगन फीलर कहा जाता था। कोइलिंग ड्रैगन फीलर का लेवल एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस के बराबर था, जो सिया किंग्यू ने कुछ साल पहले खाया था। एक ऐसा सेक्रेड ऑब्जेक्ट जो कई 100 सालों में एक बार ही नजर आता है। जब 6 साल पहले स्काई पॉइजन पर्ल से रिफाइन होकर एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस सिया किंग्यू ने लिया था, तो वो एक ही दिन में अर्थ प्रोफाउंड से एम्परर प्रोफाउंड रियल्म तक जंप कर गई थी। कॉइलिंग ड्रैगन फीलर का मेडिसिनल इफेक्ट उससे भी ज्यादा वायलेंट था। स्काई प्रोफाउंड रियल्म से नीचे का कोई भी आदमी अगर इसे खा लेता तो तुरंत उसका जिस्म फटकर उड़ जाता। इसलिए ये सिर्फ स्काई प्रोफाउंड रियल्म या उससे ऊपर वालों के काम का था।
अगर स्काई प्रोफाउंड रियल्म का कोई आदमी रिफाइन की हुई कॉइलिंग ड्रैगन फीलर ले लेता तो वो एक ही बार में पूरा का पूरा नेक्स्ट बड़ा रियल्म क्रॉस करके सीधा थ्रोन लेवल पर पहुंच जाता। और ऊपर से 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस के पास एक डिवाइन पैलेट भी था जो एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में सबसे टॉप लेवल पे माना जाता था, जिसका नाम था 7 स्टार्स हेवन क्रॉसिंग पिल। उसका इफेक्ट यह था कि कोई भी जो एम्परर प्रोफाउंड रियल्म के पीक पे अटका हो वो तुरंत उस बॉटलनेक को तोड़कर ओवरलॉर्ड लेवल तक ब्रेक थ्रू कर सकता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे इल्यूजरी डेमन रियल्म का ओवरलॉर्ड पैलेट। इस 7 स्टार्स हेवन क्रॉसिंग पैलेट का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल से मिलने वाला मटेरियल ही वो कॉइलिंग ड्रैगन फीलर था। 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस जैसी ताकत होने के बावजूद वो लगभग 200 साल में सिर्फ एक कॉइलिंग ड्रैगन फीलर ढूंढ पाते थे। जब भी उन्हें कॉइलिंग ड्रैगन फीलर की थोड़ी सी भी खबर मिलती वो उसे पाने के लिए कोई भी हद पार कर देते थे, चाहे पूरे के पूरे क्लैन को मिटाना ही क्यों न पड़े। जिसे ग्रैंडवे क्लैन के एंसेस्टर ने बचाया था वो असल में 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस के चेस का शिकार था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कॉइलिंग ड्रैगन फीलर उसके पास थी। एंसेस्टर कॉइलिंग ड्रैगन फीलर को सदर्न टेरिटरी से ग्रैंडवे क्लैन लाया। उसे अच्छे से पता था कि ये चीज उनके क्लैन को आसमान तक उठा सकती है, लेकिन ये भी जानता था कि अगर ये राज बाहर आ गया तो पूरा क्लैन मिट जाएगा। काफी देर तक इस बात में फंसे रहने के बाद कि इसे खुद रखना है या 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस को लौटा देना है, आखिर में उसने पहला रास्ता चुना। उसने कॉइलिंग ड्रैगन फीलर को एक बिल्कुल सीक्रेट जगह पर सील कर दिया और एक यूनिक की छोड़ दी जो हर जनरेशन के क्लैन मास्टर को दी जाती थी। सिर्फ तब जब क्लैन में कोई ऐसा जीनियस पैदा हो जाए जिसका कैरेक्टर बिल्कुल सीधा हो और जो 45 साल से पहले स्काई प्रोफाउंड रियल्म तक पहुंच जाए, तब उसकी से कॉइलिंग ड्रैगन फीलर निकालकर उसे दिया जा रहा था ताकि वो थ्रोन लेवल तक जंप कर सके। फिर वही नेक्स्ट क्लैन मास्टर बनता और ग्रैंडवे क्लैन को एक नए लेवल तक ले जाता। ये सब उस सीक्रेट कोडेक्स में लिखा था जो उस एंसेस्टर ने छोड़ा था, जिसे सिर्फ हर जनरेशन का क्लैन मास्टर ही पढ़ सकता था। इसलिए क्लैन मास्टर्स के अलावा किसी को नहीं पता था कि ये ट्रेजर जो जनरेशन से जनरेशन तक पास हो रहा है असल में है क्या। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि जब क्लैन में कोई बहुत बड़ा जीनियस आएगा तब जाके उसे ये ट्रेजर दिया जाएगा। पिछले कुछ सालों से सू हाओरान के दिल में गंदा इरादा पल रहा था। वो क्लैन ट्रेजर के राज को जानने के लिए हमेशा मौके ढूंढता रहता था। एक बार जब सू हेंगशान बाहर गया हुआ था, उसने मौका देखकर अपने बाप के इनर चैम्बर को छान मारा और गलती से एक हिडन प्रोफाउंड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। इसी तरह उसे सीक्रेट कोडेक्स मिला और फिर उसे क्लैन ट्रेजर की असल कहानी पता चल गई। जब उसने ये जाना कि कॉइलिंग ड्रैगन फीलर सिर्फ स्काई प्रोफाउंड रियल्म या उससे ऊपर के लोग ही ले सकते हैं और कम प्रोफाउंड स्ट्रेंथ के साथ इसे लेने का मतलब सीधी मौत है, तो सू हाओरान बहुत डिसपॉइंटेड हो गया। उसे गुस्सा भी आया कि अगर वो इसे हासिल कर भी ले तब भी उसे खुद नहीं ले सकता। लेकिन उसकी बेवकूफी और लालच ने उसके दिमाग में ये सोच डाली कि वो इसे 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस को देकर उनकी कृपा हासिल कर सकता है। लेकिन उसने ये बात न तो सू हेंगशान से कही न किसी और से, बल्कि वो चुपके चुपके बहुत सारी चालें चलने लगा ताकि किसी भी तरीके से उसे 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस के किसी आदमी से सीधी बात करने का मौका मिल जाए, क्योंकि उसके हिसाब से ये बड़ा काम सिर्फ उसकी अपनी प्रॉपर्टी थी। उसे किसी और के थ्रू पास करके क्रेडिट बांटना उसे मंजूर नहीं था। 2 साल के हार्ड वर्क के बाद आखिर उसे एक मौका मिला और उसने 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस के एक डिवाइन एनवॉय को सामने बैठाकर ग्रैंडवे क्लैन के अंदर छुपे एक कॉइलिंग ड्रैगन फीलर के बारे में बता दिया। उस दिन के बाद 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस की कमेंडेशन मिलते ही सू हाओरान ने तुरंत सू हेंग्यू, सू वांगजी और ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड के साथ मिलकर सू हेंगशान को मजबूर किया कि वो ट्रेजर की दे दे। पीठ पे डरावनी 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस जैसी ताकत होते ही ग्रैंडवे क्लैन के लोग एक के बाद एक डर के मारे सू हाओरान की साइड ज्वाइन करते गए। जो लोग नहीं माने सू हेंगशान के अलावा उन सबको बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और उनकी लाशें पिछले पहाड़ों के बांस के जंगल में फेंक दी गई। यूनचे का हाथ धीरे से डिवाइन एनवॉय के सर से छूटा। उसकी नजर के किनारे से उसने कांपते हुए सू हाओरान की तरफ देखा। सिर झुकाए हुए वो धीरे से बोला, यूनचे बोला, लगता है तूने झूठ नहीं बोला, तो फिर मैं भी अपना वादा निभाऊंगा और तुझे एक आराम से मरने वाली मौत दूंगा। गहरा डर और मायूसी डिवाइन एनवॉय के चेहरे पर उभर आई। यूनचे ने अपना हाथ वापस खींच लिया, डिवाइन एनवॉय को जमीन पर फेंक कर पैर उठाया। अगले ही पल यूनचे का दायां पैर डिवाइन एनवॉय के सीने को छेदते हुए नीचे जमीन तक घुस गया। उसके सीने में पैर के नीचे एक कुचला हुआ खूनी सुराव बन गया। बहुत सारा लाल खून, हड्डी के टुकड़े और इंटरनल ऑर्गन जोर से बाहर उड़े
आसपास के 10-15 मीटर तक जमीन पर खून ही खून बिखर गया। डिवाइन एनवॉय के हाथ पैर कुछ पल के लिए फड़के, फिर पूरा बिल्कुल शांत हो गया। सांस तक की आवाज खत्म। युनचे ने अपना पैर उठा लिया, जिसमें जरा सा भी खून नहीं लगा था। उसने नफरत से डिवाइन एनवॉय की फटी पूरी लाश को लात मारकर परे से हटा दिया। फिर उसकी उंगलियां हल्की सी हिली। बैंग बैंग बैंग। ट्रीज ऑफ फ्रोजन एंड, जिनके अंदर डिवाइन पैलेस के सारे डिसाइपल्स दबाए गए थे, बेरहमी से फट पड़े। जिन डिसाइपल्स ने इतने अरसे से बर्फ के जहन्नुम जैसी अजाब को सहा था, उन्होंने आखिरी बार नाउमीदी भरी चीखें मारी और उनके जिस्म उड़ते हुए बर्फ के फुहार के साथ टुकड़ों में टूटकर बिखर गए। बिखरी हुई बर्फ की चूरों और टूटी हुई लाशों को देखकर आसपास खड़े ग्रैंडवे क्लैन के बहुत से डिसाइपल्स धड़ से जमीन पर गिर पड़े, चीखते हुए जैसे कोई नींद से जाग गया हो। सबने अपने हथियार छोड़ दिए और उल्टा सीधा भागते हुए भाग गए। युनचे के होठों पर एक ठंडी जालिम सी स्मर्क आई, जैसे कह रहा हो कि इन्हें अभी भी भागने की उम्मीद है। उसने हाथ धीरे से खोला और फ्लेम भड़क उठी। ग्रैंडवे क्लैन के ऊपर का आसमान अचानक पूरा रेड हो गया। मौत की हवा आसमान से झटके से नीचे आई और पूरे इलाके पर छा गई। भागते हुए ग्रैंडवे क्लैन के डिसाइपल्स दर्द और दहशत से चीख उठे, जैसे अचानक किसी धधकती भट्टी में फेंके गए हों। जब गुस्से से पागल युनचे उन सबको राख में बदलने ही वाला था, पीछे से सु हेंगशान की घबराई हुई चीख आई, जो उसे रोकने की गुहार लगा रहा था कि उन्हें छोड़ दो। युनचे की हरकत एक पल के लिए रुकी, फिर तुरंत उसने दोनों हाथों को पलट दिया और आसमान में फ्लोट करती फ्लेम बेरहमी से नीचे फट पड़ी। सु हेंगशान की जोर जोर से आती चीखें उसका गला फाड़ने लगी। वो जानतोड़ कोशिश कर रहा था कि युनचे रुक जाए। एक ही पल में पूरा आसमान भरने वाली फ्लेम बिल्कुल वही के वही जम गई। युनचे का चेहरा भी अंदर से हिलता हुआ नजर आया। सबके सीनों में जम चुके खौफ के बीच उसने गहरी सांस ली और हाथ वापस खींच लिए। हवा में फ्लोट करती हुई सभी फ्लेम एक ही बार में बुझ गई। ग्रैंडवे क्लैन के सब लोग जो वहां जमे हुए खड़े थे, उस दहशतनाक जहन्नुमी भट्टी से एकदम छूट गए। फिर सभी धड़ से जमीन पर गिर पड़े। पूरी बॉडी डर से कांप रही थी। सु हेंगशान के होठों में कपकपी थी। फिर वो दर्द भरी आवाज में बोला, उन्हें छोड़ दो। 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस। ये 4 लफ्ज इतने डरावने हैं कि उनके सामने इनके पास कोई और रास्ता था ही नहीं। ये अपनी जान की वजह से नहीं, अपने पूरे परिवार की जानों की वजह से मजबूर हुए। इनका गुनाह मौत के लायक नहीं है। युनचे ने दबदबी भरी आवाज में पूछा कि अगर इनका गुनाह मौत के लायक नहीं, तो क्या सु हेंगशान का गुनाह मौत के लायक है? या फिर वो लोग जिनकी लाशें पिछले पहाड़ों के बांस के जंगल में बिखरी पड़ी हैं, क्या सिर्फ वही मरने के लायक थे? युनचे आगे बोला, जो लोग सच्चे दिल से ग्रैंडवे क्लैन के वफादार थे, सब बहुत ही खौफनाक तरीके से मर चुके। और ये गंदे लोग जो अपने क्लैन को बेचकर, अपने पूर्वजों का नाम मिट्टी में मिलाकर, अपने ही लोगों और क्लैन मास्टर के खिलाफ खड़े हो गए, खुशी खुशी किसी और के कुत्ते बन गए। क्या वाकई ये लोग जिंदा रहने के लायक हैं? अपने उन्हीं साथियों को याद करके जो अपना जिस्म उसके सामने ढाल की तरह डालकर अपने ही खून में लिपट के गिरते गए थे। सु हेंगशान का दिल दर्द से भर गया। आंखों से आंसू बहने लगे। रोते हुए ही सु हेंगशान बोला, आज जो कुछ भी हुआ है उसका सबसे बड़ा कसूर इस क्लैन मास्टर की निकम्मे होने का है और मेरे अपने बच्चों को सही तरह नहीं समझा पाने का। उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया, लेकिन मैं उन्हें अन्याय सहते हुए नहीं देख सकता। ग्रैंडवे क्लैन के बहुत लोग पहले ही मर चुके, उन्हें जाने दो। युनचे के लफ्जों ने ग्रैंडवे क्लैन के सब डिसाइपल्स का सिर शर्म से झुकवा दिया, लेकिन सु हेंगशान के लफ्जों से सबका पूरा जिस्म कांप गया। वो इतने ज्यादा शर्मिंदा हो गए कि मर जाना चाहते थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई सिर उठाकर देखने की। युनचे ने जब गोल्डन क्रो फ्लेम्स वापस ले लिए, तो इसका मतलब था कि वो अब उन सबको मिटा देने का इरादा छोड़ चुका था। युनचे ने बहुत ही डार्क, भारी आवाज में कहा, सब लोग दिल से क्लैन मास्टर सु को 10 बार सिर झुकाकर काउटाव करो। उसके बाद फौरन मेरी नजरों से गायब हो जाओ और जिंदगी भर कभी खुद को ग्रैंडवे क्लैन का मेंबर मत कहना। युनचे के लफ्ज एक खास माफी जैसे थे। डरे हुए डिसाइपल्स घुटनों पर गिर पड़े, घबराहट में जमीन पर जोर से सिर पटकने लगे, सु हेंगशान की तरफ मुंह करके। उनका हर काउटाव बहुत गहरा और भारी था, सिर्फ जिंदा बचने की चाहत के लिए नहीं, बल्कि दिल में जलती हुई शुक्रगुजारी और शर्म की वजह से भी। कुछ डिसाइपल्स कलमान करने लगे कि उन्होंने क्लैन मास्टर के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की। वो तो कुत्ता सुअर के लायक भी नहीं, जिंदगी भर उन्हें उनका चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे, बस उनके लिए बेहतरी की दुआ करते रहेंगे। कुछ ने वादा किया कि अगले जन्म में वो बैल घोड़े की तरह काम करके भी उनके एहसान का कर्ज चुकाएंगे। कुछ के तो काउटाव करते करते ही आंसू बहने लगे।
कुछ ने 10 से भी ज्यादा बार सिर पटक पटक कर इतना मारा कि उनका माथा फटकर खून बहने लगा, और कुछ इतने शर्मिंदा थे कि आंखों में देखने की हिम्मत न रही। इसलिए वो लगातार काउटाव करते हुए ही सु हेंगशान को अलविदा कहने लगे। वो सब लोग बहुत जल्दी पीछे हटे और हल्ला गुल्ला करते हुए चारों तरफ भाग गए। युनचे ने उनकी भागती हुई पीठ को ठंडी नजर से देखा, लेकिन उन्हें रोका नहीं। सु हाओरान, सु हेंग्यू और सु वांगजी एक दूसरे से चिपक कर धीरे धीरे सुरक्षित तरीके से निकलने का प्लान बना रहे थे, लेकिन अचानक उनके ऊपर बहुत भारी बर्फ जैसी ठंडी औरा आ गिरी। तीनों का जिस्म वही जम सा गया। पीछे से युनचे की हड्डी तक छेद देने वाली सर्दी भरी आवाज आई, क्या मैंने कहा था कि तुम तीनों जा सकते हो? तीनों के जिस्म में जोर से कपकपी दौड़ गई। वो पलट कर खड़े हो गए। उनके पैरों में जान नहीं थी। घुटने टकराने लगे, जमीन पर गिरने ही वाले थे। होंठ हिल रहे थे, लेकिन गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। युनचे ने दो सफेद पड़े चेहरों को घूरते हुए ठंडी जबरदस्त नजर से कहा, सु हेंग्यू, सु वांगजी, 6 साल पहले तुम दोनों ने ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड के साथ मिलकर क्लैन मास्टर सु को धमकाया और दबाया। ये हरकत उसी वक्त अपने क्लैन से गद्दारी के बराबर थी। अगर तुम दोनों को वहीं उस वक्त मार दिया जाता तो भी कुछ गलत नहीं होता, लेकिन क्लैन के रिश्ते का लिहाज करते हुए क्लैन मास्टर सु ने न तुम्हें सख्त सजा दी, न ही मौका पकड़कर बदला लिया, सीधा सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। लेकिन तुम दोनों ने उस एहसान की जरा सी कदर नहीं की, उल्टा आज जैसे घिनौनी नाशुक्री हरकत में साथ दे दिया। उसने दांतों को दबाकर नजर सु हाओरान पर टिकाई। और तुम, सु हाओरान, ग्रैंडवे क्लैन के यंग क्लैन मास्टर होते हुए सिर्फ अपने फायदे के लिए अपने ही लोगों और अपने बाप को बर्बाद कर दिया। जो बुनियाद ग्रैंडवे क्लैन ने 100 साल से खड़ी की थी, तुमने एक ही दिन में मिट्टी में मिला दी। तुम्हारे अंदर तो जरा सी इंसानियत नहीं, कुत्ते स्वर कहने लायक भी नहीं। ऐसा इंसान जो आसमान से बिजली गिरकर मर जाए। तो बताओ, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम जिंदा रहने के लायक हो? सु हाओरान का पूरा जिस्म बेकाबू होकर कांपने लगा। फिर अचानक वो जमीन पर घुटनों के बल गिर गया और बिना रुके सु हेंगशान की तरफ सिर पटकने लगा। रोते हुए अपने बाप से भीख मांगने लगा कि उसे बचा ले। कहने लगा कि उसे अब असली में अपनी गलती का एहसास हो गया है। युनचे ने ठंडी आवाज में पूछा कि क्या अब भी उसमें हिम्मत बची है कि उसे बाप बुलाए। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। दिमाग में उन तीनों को सबसे ज्यादा दर्दनाक तरीके से कैसे मारूं कि सबसे खौफनाक तरीके घूम रहे थे। युनचे गर्जा, ये बात कि क्लैन मास्टर सु का बेटा तुम जैसे निकला और ये कि लिंगर का भाई तुम जैसा है, उन दोनों की जिंदगी की सबसे बड़ी बदनसीबी है। पीछे से युनचे के कान के करीब से सु हेंगशान की थकी हुई मायूस आवाज आई, जिसने तीनों के जिस्म में झटका दे दिया। उसने कहा कि तुम तीनों भी जा सकते हो। बोला कि दोबारा कभी उसके सामने मत आना, क्योंकि वो अब जिंदगी भर तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहता। उसकी नजर नीचे झुकी हुई थी, आवाज हल्की, जैसे खुद से ही बातें कर रहा हो। युनचे के कदम रुक गए। उसका चेहरा बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा हो गया। सु हाओरान और बाकी दोनों को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। तीनों की आंखें फट गई। वो कांपते हुए खड़े हुए धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश करने लगे। फिर अचानक बिल्कुल पागल कुत्तों की तरह उल्टे पैर भाग पड़े, जैसे किसी ने उनकी दुम काट दी हो। युनचे जहां खड़ा था वही खड़ा रहा, उनका पीछा नहीं किया। काफी देर बाद आखिर वो पलटकर सु हेंगशान के सामने आ खड़ा हुआ। सु हेंगशान धड़ से जमीन पर बैठ गया, पूरा जिस्म ढीला, बाल बिखरे हुए, सिर झुका हुआ। वो हल्की सी आवाज में खुद से बोलता रहा। सु हेंगशान कड़वी हंसी हंसा, युनचे, अब जो हाल मेरा है वो जरूर तुझे नफरत के लायक लग रहा होगा। हे, अगर कोई और क्लैन मास्टर होता तो वो तो इन्हें खुद अपने हाथ से टुकड़े टुकड़े कर देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। उसके कंधे उथल पुथल हो रहे थे, गर्म आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। इन सालों में मैंने हमेशा हमारे रिश्ते को क्लैन और परिवार के तौर पर देखा, इसलिए मैं हमेशा पीछे हटता रहा, हर बार उन्हें माफ करता रहा। सोचता था कि शायद ऐसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आखिर में मैं क्लैन मास्टर बनने के लायक ही नहीं हूं। अगर मैं इतना दोदली, इतना नरम दिल और कमजोर न होता तो ग्रैंडवे क्लैन आज इस रास्ते पर कभी नहीं आता। युनचे ने उसकी बात को झुठलाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि 6 साल पहले ही उसने सु हेंगशान के इस नरम दिल और तरस खाने वाले मिजाज को देख लिया था। युनचे ने दिल से कहा, क्लैन मास्टर सु, हो सकता है आप वाकई एक क्लैन को लीड करने के लिए ठीक ना हो, लेकिन कम से कम आप एक ऐसे इंसान हो जो इज्जत के लायक है। आपने जिंदगी भर जो कुछ किया वो सब बिल्कुल साफ दिल से किया। आपका जमीर पूरी तरह साफ है
ये सुनकर सु हेंगशान के कंधे कांपना बंद हो गए। उसने सर उठाकर सीधा यूनचे की तरफ देखा और पूछा कि क्या वो इस बार लिंगर के लिए आया है? क्या वो अब भी 6 साल पहले की बात याद रखता है? और क्या वो अब भी लिंगर का ख्याल रखने को तैयार है? 6 साल पहले वाला यूनचे उससे बहुत दूर, बहुत खोखला लगता था। आज का यूनचे इतना ताकतवर बन चुका था कि सु हेंगशान सोच भी नहीं सकता था कि उसकी पावर कितनी है। इतने सालों तक उसने कभी दिल से यकीन नहीं किया था कि ऐसे इंसान को कभी भी उसकी आम सी बेटी से शादी करने में रत्ती भर भी दिलचस्पी होगी। यूनचे ने जोर से सिर हिलाया। बिल्कुल याद है, कैसे भूल सकता हूं। इन सालों में मैं वापस नहीं आ सका क्योंकि कुछ ऐसे हालात थे जो मेरे बस में नहीं थे। लेकिन इन 6 सालों में लिंगर एक पल के लिए भी मेरे दिल से दूर नहीं हुई। आप फिक्र मत करो, मैं अभी के अभी लिंगर को ढूंढने जा रहा हूं। मैं हर हाल में लिंगर को ठीक ठाक वापस लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न दाव पे लगानी पड़े। सु हेंगशान की आंखें फिर से आंसुओं से भर गई। उसे यूनचे की आवाज और नजर में उसकी सच्ची चिंता और सच्चाई महसूस हो रही थी। जब से यूनचे ने उसके और लिंगर के लिए 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस के सब लोगों को कत्ल किया था, उसके पास अब शक करने की कोई वजह ही नहीं बची थी। सु हेंगशान ने हाथ बढ़ाकर एक छोटा सा सुंदर सा रोम्बस शेप का क्रिस्टल निकाला, जिसमें हल्की सी पर्पल लाइट चमक रही थी। यूनचे से अचानक निकल गया कि ये क्या है। सु हेंगशान ने धीरे से कहा, यह लिंगर का सोल क्रिस्टल है। उसने बहुत ही संभाल कर नरमी से उसे यूनचे की हाथों में रख दिया। सु हेंगशान का इतना गंभीर और सजदा सा रवैया था, जैसे वो अपनी पूरी दुनिया यूनचे के हवाले कर रहा हो। सु हेंगशान ने समझाया, जब तक ये सोल क्रिस्टल नहीं टूटेगा, इसका मतलब लिंगर जिंदा है, और अगर लिंगर पास में होगी तो इसका नूर और तेज हो जाएगा। मैं तुमसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूं, उसे जरूर ढूंढना। यूनचे ने उसे हल्का सा पकड़कर गंभीर तरीके से सिर हिलाया, वादा किया कि वो हर हाल में लिंगर को ठीक ठाक वापस लाएगा। सु हेंगशान ने हल्की सी मुस्कान के साथ हल्का सा सिर हिलाया, जैसे दिल से सुकून मिल गया हो। बोला कि वो लिंगर को उसके हवाले करता है। यूनचे यहां कहने ही वाला था कि अचानक उसे सु हेंगशान के लफ्जों में कुछ अजीब सा लगने लगा। जब तक उसे इस बात का एहसास हुआ, तब तक सु हेंगशान का जिस्म जोर से हिला। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई, जिस्म धीरे से एक तरफ झुक गया। होठों के कोने से तीखी लाल खून की धार बहने लगी। यूनचे का चेहरा उस पल बिल्कुल सफेद पड़ गया। वो बिजली की रफ्तार से सु हेंगशान के पास पहुंचा, हाथ बढ़ाकर उसका जिस्म संभाला। लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी लाइफ फोर्स एक बहते पानी की धार की तरह तेजी से बाहर निकल रही है। ये अपनी ही लाइफ वेंस काटने का नतीजा था। यूनचे को पल भर में सब समझ आ गया। सु हेंगशान चाहता था कि यूनचे बिन किसी उलझन के लिंगर को बचा सके। उसे डर था कि अगर वो जिंदा रहा तो बस एक बोझ बन जाएगा, जो सब में देरी करवा देगा। और ऊपर से उसने ग्रैनवे क्लैन के डिसाइपल्स को छोड़ दिया था, पर दिल में उन वफादार लोगों के लिए बोझ महसूस कर रहा था जो उसके लिए जान दे गए। वो जानता था कि आज का ये नतीजा उसकी ही कमजोरी की वजह से आया। इसलिए जैसे ही उसने सुलिंगर को यूनचे के हवाले किया, उसने अपनी लाइफ वेंस खुद काटकर खुदकुशी करने का रास्ता चुना। यूनचे बार बार आवाज लगाता रहा, लेकिन सु हेंगशान ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पल उसके जहन में अचानक सालों पहले हेवनली स्वॉर्ड विला के स्वॉर्ड मैनेजमेंट टेरेस का मंजर छा गया, जब उसके दादा यून कांगहाई ने अपनी लाइफलाइन खुद काट दी थी ताकि यूनचे दोबारा लाइट देख सके। यून कांगहाई ने यह सब उसके लिए किया था। सु हेंगशान ये सब सु लिंगर के लिए कर रहा था। वो शायद एक अच्छा क्लैन मास्टर नहीं था, लेकिन बिना शक एक महान बाप था। सालों पहले वो अपने दादा को नहीं बचा पाया था, सिर्फ जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रो सकता था। आज जब उसी तरह का मंजर फिर से उसके सामने था, क्या वो इस बार भी सिर्फ देखते रहकर सब कुछ दोहराने देता? यूनचे ने दांत कस लिए और अपनी पूरी ताकत से ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा चला दी। तुरंत ही उसके सर के ऊपर एक गोल्डन पगोड़ा उभर आया। यूनचे ने एक हाथ सु हेंगशान की भूख पर, दूसरा हाथ उसके दिल पर रखा और आसमान जमीन की साफ लाइट और ऊर्जा उसके जिस्म में डालने लगा। उसने जोर लगाकर सु हेंगशान की बची कुची लाइफ फोर्स को सील कर लिया और धीरे धीरे उसकी कटी हुई लाइफ वेंस को जोड़ना शुरू किया। पेशानी से पसीना बहते हुए यूनचे धीमी दबी हुई चीख में गरजा, क्लैन मास्टर सु, मत मरो। लिंगर अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है, मत मरो। उसके दिमाग में उन लिंगर की तस्वीर उभरी जो पिछली जिंदगी में उसके लिए जान लगाकर लड़ी थी, लेकिन जिनकी आंखें हमेशा उदासी से ढकी रहती थी। तो क्या अब जब किस्मत ने उसे लिंगर वापस दी थी, वो उसे फिर से वही अंधेरा जीने देगा? 15 मिनट बीत गए
और रेस गॉड की चमत्कारी पावर के नीचे सु हेंगशान की लाइफ फोर्स का बहना रुक गया, बल्कि धीरे धीरे वापस लौटना शुरू हो गया। सु हेंगशान की आंखें हल्की सी खुली, पहले धुंधली नजर धीरे धीरे साफ होने लगी। होंठ हिले और भारी भारी सी आवाज में बोला कि उस पर वक्त बर्बाद मत करो, सीधा लिंगर को बचाने जाओ। युनचे जोर से गरजा, भौं सिकोड़ते हुए, मैं जरूर लिंगर को ढूंढ कर वापस लाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी बिल्कुल नहीं मरना। अगर तुम मर गए तो लिंगर का क्या होगा? क्या तुम चाहते हो कि वो अब से बिना माँ बाप के रहे? क्या तुम चाहोगे कि वो पूरी जिंदगी ठंड और तन्हाई में रहे, जिसके पास सहारा लेने के लिए कोई ना हो? सु हेंगशान ने दर्द भरी शक्ल से कुछ मरमर किया। युनचे खुद जानता था कि उसका खुद का भविष्य मौत से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो जिंदगी भर लिंगर का ख्याल नहीं रख सकता। ये बात युनचे जानता था, लेकिन सु हेंगशान नहीं। अगर सु हेंगशान भी मर गया तो सु लिंगर वाकई अकेली रह जाएगी, बिना किसी सहारे के। युनचे की गरजती हुई आवाज गूंजी, क्लैन मास्टर सु, अगर तुम सच में लिंगर के लिए अच्छा चाहते हो तो तुम्हें भी जिंदा रहना होगा। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करके तुम कोई बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हो? बकवास। क्या तुम चाहते हो कि इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हारी बेटी अपने बाप से भी वंचित हो जाए? क्या तुम चाहते हो कि वो जिंदगी भर इस दर्द के साथ जाए कि उसके अपने बाप ने उसके वजह से अपनी लाइफ वेंस काट दी? ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी खुदगर्जी है, बिल्कुल ही बेवकूफी है। उसने बात खत्म की। चाहे तुम उसे देखना चाहो या नहीं, लिंगर वो जरूर तुमसे दोबारा मिलना चाहेगी। युनचे की गरज से सु हेंगशान की आंखों की पुतली बार बार सिकुड़ने लगी। जैसे जैसे वो सिकुड़ती गई, उसकी नजर धुंधली होती गई। फिर धीरे से उसकी आंखें बंद हो गई और वो फिर से बेहोशी में चला गया। लेकिन युनचे को साफ महसूस हो रहा था कि उसके जिस्म से मौत की इच्छा बिल्कुल ही गायब हो चुकी थी। उसकी जगह अब एक बहुत तेज जीने की चाहत जन्म ले चुकी थी। दुनिया के किसी भी आदमी के मुताबिक अपनी लाइफ वेन काट लेना मतलब पक्की मौत। इस प्लेन में सिर्फ युनचे की रेस गॉड पावर ही ऐसी थी जो किसी को, जिसने अपनी लाइफ वेन काट ली हो, मौत के मुंह से खींच ला सके। सु हेंगशान की ऑरा अभी भी बहुत कमजोर थी, लेकिन खुशकिस्मती से अब स्टेबल हो चुकी थी। और सबसे जरूरी बात, उसकी मरने की इच्छा जा चुकी थी। अगर कोई और हादसा ना हुआ तो अब उसकी जान को खतरा नहीं था। युनचे ने हाथ वापस खींच लिए, फिर फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के 3 स्नोक्लड पिल्स उसके मुंह में डाले। ये करने के बाद उसने गहरी सांस छोड़ी। हाँ, लाइफ वेन को पूरी तरह ठीक करना इतनी जल्दी का काम नहीं था। रेस गॉड की ताकत के बावजूद इसमें कुछ महीने लगेंगे। उसने सु हेंगशान को उठाकर प्रिमोर्डियल प्रोफाउंड आग के अंदर रख दिया, खुद खड़ा हुआ और धीरे से बोला कि लिंगर, तुम बस मेरा इंतजार करो। मिथिकल अबोर्ड माउंटेन रेंज बहुत दूर साउथ में था। युनचे को उसकी रफली जगह और फासला याद था, लेकिन उसने तुरंत न आर्क का स्पेशल ट्रांसफर यूज किया, न साउथ की तरफ उड़ा, बल्कि वो उल्टा नॉर्थ की तरफ उड़ा। सु हाओरान, सु हेंग्यू और सु वांगजी, जो अभी अभी मौत से बचकर निकले थे, ग्रैंडवे क्लैन छोड़ते ही नॉर्थ की तरफ ऐसे भाग रहे थे जैसे बिना घर के जानवर। रास्ते में उन्होंने एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं की। डर था कि युनचे कहीं अपना इरादा बदलकर उनका पीछा न कर ले। जो आदमी 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस के लोगों को भी बिना झिझक के मार सकता था, उन्हें मारना तो जैसे 3 चींटियों को कुचल देना होता। जान बचाकर भागते भागते उन्हें खुद नहीं पता चला कितना दूर आ गए। सिर्फ तब, जब बिल्कुल ताकत खत्म हो गई, तीनों धड़ से जमीन पर गिर पड़े, तेज सांस लेते हुए। चेहरे सफेद, रूह तक हिल चुकी थी। ग्रैंड एल्डर सु वांगजी ने हांफते हुए कहा कि अब वो लोग शायद सेफ हैं। पीछे देखा तो ग्रैंडवेक माउंटेन 50 किलोमीटर से भी ज्यादा पीछे छूट चुकी थी। सांस सांस में बोलते हुए सु हेंग्यू ने पूछा कि अब क्या करें। सु हाओरान जमीन पर पीठ के बल लेटा हुआ काफी देर तक सांस संभालता रहा, फिर दांतों को कस के आधा शौक आधा नफरत से भरी आवाज में बोला, पूरा जिस्म कांपता हुआ, कि उन्हें 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस जाना चाहिए, क्योंकि युनचे ने उनके लोगों को मार डाला है। उसे इतनी आसानी से छोड़ा नहीं जाएगा। सु वांगजी ने इस बात से सहमति जताई। आखिर सु हाओरान वही आदमी था जिसे 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस के लोगों का एग्रीमेंट मिला था। हालात भले ही बिगड़ गए हों, फिर भी उनके लिए सु हाओरान ही कोर था। सु वांगजी ने कहा, वो युनचे जरूर किसी जानवर की हिम्मत खा के आया है जो 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस के आदमी को भी मार दिया। 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस जैसी जगह अगर उन्हें पता चल गया तो फिर चाहे युनचे जमीन में घुस जाए, उसका अंजाम बस मौत ही होगा। तब ऊपर से एक ठंडी मजाक उड़ाती हुई आवाज आई, जिसने तीनों को बेइंतहा हिला दिया।
उस आवाज ने बोला, बहुत अच्छा आइडिया है, बड़ी दुआ है कि तुम लोग वाकई कामयाब हो जाओ। सु हावरान धड़ से जमीन पर बैठ गया, पूरा जिस्म कांपने लगा। डर से लगभग उसकी पैंट गीली हो गई। उसके होठों से टूट टूट कर सिर्फ इतना ही निकला, युन, युनचे। युनचे धीरे से आसमान से नीचे आया और तीनों के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो तीनों हड्डी तक कांपने लगे। उनकी आंखें फट गई, जैसे मौत का देवता सामने आ खड़ा हुआ हो। सु हेंग्यू के दांत खटखटाने लगे। वो जोर जोर से सिर हिलाकर कहने लगा कि ये सब बातें उसने नहीं, दूसरों ने कही थी। कहने लगा कि अगर उसे 10,000 गुना भी ज्यादा हिम्मत मिल जाए, फिर भी वो युनचे की बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं करेगा। सु हावरान का चेहरा इतना कांप रहा था जैसे उसका गोश्त सड़ चुका हो। वो माफी मांगने के लिए मुंह खोलना चाहता था, लेकिन इतनी ज्यादा शौक में था कि एक लफ्ज भी नहीं निकल पा रहा था। युनचे ठंडी हंसी हंसा, बोला, इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मारने वाला हूं? जब मैं क्लैन मास्टर सु के सामने तुम्हें छोड़कर आया, तो अब तुम्हारी जान लेने का कोई इरादा नहीं। युनचे की ये बात सुनकर मौत के डर से कांप रहे तीनों कुछ पल के लिए सहमी सी खामोशी में जम गए। फिर उनके चेहरों पर बेइंतहा खुशी आ गई। सु हेंग्यू ने यकीन नहीं हुआ, पूछा कि क्या यह बात सच है? युनचे ने आंखें सिकोड़ कर कहा, बिल्कुल। तुम तीनों में से एक क्लैन मास्टर सु का बुजुर्ग है, एक उनका बड़ा भाई और एक उनका अपना बेटा। जब मैं उनके सामने वादा कर चुका हूं कि तुम्हारी जान नहीं लूंगा, फिर बाद में छुप कर तुम्हें मार दूं, तो मैं उनके सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। इसलिए अपनी जिंदगी बचने का शुक्रिया क्लैन मास्टर सु को बोलो। अब तीनों को यकीन हो गया कि ये कोई सपना नहीं। सु हेंग्यू जल्दी जल्दी बोलने लगा कि उन्होंने अपने क्लैन मास्टर के साथ बहुत बुरा किया। अगले जन्म तक भी वो उनका एहसान चुकता करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।